राधे राधे साथियों। तो आज हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का अध्ययन शुरू करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले जो है उच्च शिक्षा प्रणाली जो यूनिट 10 है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यूनिट 10 जो है हमारे पास इसका हम सिलेबस देखेंगे क्या क्या लगा है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। जो भी हमारी प्राचीन भारत में शिक्षा रही है और हमारी जो भी उच्च अधिगम करने के लिए संस्थाएं थी, तक्षशिला, नालंदा इत्यादि विश्वविद्यालय, उन सभी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट दिया है सिलेबस में, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है व्यावसायिक तकनीकी कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, इन सब का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जो हमारा ये अंतिम पॉइंट है इसी से जुड़ा हुआ नीतियाँ, कौन कौन सी हमारी शिक्षा की नीतियाँ रही है, सुशासन और राजनीति शिक्षा के बारे में, और प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता है, इन सब का अध्ययन जो है हम यूनिट 10 में करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम उच्च अधिगम संस्थाओं से शुरू करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था, प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा एवं शिक्षण अधिगम। तो हम प्राचीन भारत से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे पास प्राचीन भारत शिक्षा अपने समग्र दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थी, जिसने दुनिया भर में विद्वानों को आकर्षित कर परीक्षाओं में अक्सर प्रत्येक विश्वविद्यालयों के विशिष्ट होना चाहिए था, विशिष्ट और उनसे जुड़े विद्वानों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अब जो है प्राचीन शिक्षा की जो मुख्य विशेषताएं थी, इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इनको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्राचीन जो हमारी शिक्षा रही है उनकी जो हमारे उद्देश्य है, सबसे पहले हमारे पास जो है प्राथमिक उद्देश्य हैं जो हमारे पास, वो क्या क्या रहेंगे। हमारे मुख्य उद्देश्य जो है, पहला, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार, मुक्ति, मोक्ष, ये प्राचीन भारत की शिक्षा का मूल उद्देश्य था। प्राचीन भारत का मूल उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन भारत का जो मूल उद्देश्य था वो था मोक्ष। ये बात आप ध्यान से रखेंगे, समझेंगे कि प्राचीन शिक्षा जो हमारी थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था मुक्ति, मोक्ष। आजकल की जो शिक्षा है वो हम करते हैं नौकरी के लिए, लेकिन उस टाइम नौकरी के लिए ना होकर प्राचीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था आत्म साक्षात्कार करना और मुक्ति, मोक्ष पाना जो था, यही हमारी प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य था। उसके बाद हमारे पास समग्र विकास का पॉइंट आ जाता है। ये प्रणाली, ये कैसी जो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, ये छात्रों को नैतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास पर केंद्रित थी। हर प्रकार के जो शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास और छात्र के बौद्धिक विकास, सभी पर जो ये केंद्रित थी। इसमें जो है बच्चों का अब क्या क्या होता था, बच्चे का चरित्र निर्माण होता था अच्छी तरह से, उनमें सत्यनिष्ठा का विकास होता था, अनुशासन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाता था प्राचीन शिक्षा में। अब जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा थी, जैसे कि आपको बता ही दिया, उसमें जो वैदिक काल में शिक्षा ईश्वर की उपासना, धार्मिकता, चरित्र निर्माण और राष्ट्र के विकास के लिए योग्यता पैदा करने पर जोर दी जाती थी। ये जो शिक्षा थी ये केवल धर्म पे ही केंद्रित थी, धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी, व्यक्ति का अच्छी तरह से चरित्र निर्माण हो सके उस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। अब जो मुख्यतः हमारी उस टाइम की जो विधियां रही हैं, शिक्षण विधियां, कई बार पूछ लेते हैं। तो शिक्षण विधियां प्राचीन काल में जैसे मौखिक थी, गुरु शिष्य परंपरा थी। उस समय जो था गुरु मुख से बोलते थे और जो हमारे छात्र थे वो उन पर मनन करते थे, चिंतन करते थे। सुन के शिक्षा, बोल और सुन के ही शिक्षा होती थी उस समय।
कागज इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो हमारे जो जैसे मुख्य जो 4 पॉइंट मिलते हैं, श्रवण पे होती थी, मनन, और उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि जो है शिक्षा के मुख्य अंग माने गए हैं। उसके बाद जो प्राचीन शिक्षा थी वो कहाँ होती थी, तो गुरुकुल प्रणाली थी। उस टाइम जो थे छात्रों को गुरुकुल में ही शिक्षा दी जाती थी। छात्र अपने गुरु के साथ एक आवासीय, जैसे आजकल हॉस्टल होता है, लेकिन वहाँ जो है एक बार गुरु के पास चले गए, गुरु के जो हमारा गुरु का घर होता था गुरुकुल, तो वहाँ पर जो है छात्र जब तक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती थी तब तक वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। और वहाँ पे फीस इत्यादि भी नहीं होती थी, जिसमें एक मजबूत गुरु शिष्य संबंध बनता था। शिक्षा आमतौर पर निःशुल्क होती थी। कहा गया कि शिक्षा जो है निःशुल्क होती थी पूरी तरह, लेकिन छात्र शिक्षा पूरी होने पर गुरु दक्षिणा देते थे। लेकिन छात्र जो थे अपनी इच्छा से जो थे, शिक्षा जब पूरी हो जाएगी तो गुरु दक्षिणा देते थे। अब शैक्षिक केंद्र क्या क्या रहे हमारे। प्राचीन भारत में शिक्षा को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रणालियों में मौजूद थी। अब औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से जो थी। औपचारिक क्या होता है, जब हमें कोई डिग्री प्राप्त होती है तो हम औपचारिक कहते हैं उसको। और अनौपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक जहाँ पे हमें कोई डिग्री प्राप्त ना हो उसे अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। जैसे स्वदेशी शिक्षा, घर, मंदिर, पाठशाला और गुरुकुल आदि जो थे शिक्षा के संस्थान थे, इन पे जो है इन जगहों पे जो है शिक्षा दी जाती थी। अब महिलाओं की शिक्षा कैसी थी उस समय, तो महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था। तो क्या वैदिक काल में शिक्षा, सबसे पहले तो प्रश्न यही उठेगा कि वैदिक काल में जो है क्या महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी, तो दी जाती थी। अब इसका प्रमाण क्या है, तो वैदिक काल में उल्लेखनीय महिला विद्वानों गार्गी, मैत्रेयी, कपाला, लोपामुद्रा और घोषा शामिल थी। तो इत्यादि जो हमारी गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, लोपामुद्रा और घोषा इत्यादि जो है इनका जो है वैदिक काल में वर्णन मिलता है। जो महिलाएं, अब यहाँ पे जो महिलाएं विवाह तक अध्ययन करती थी, महिलाएं जो थी विवाह तक, जब तक उनकी विवाह ना हो जाए तब तक जो था अध्ययन करती थी। लेकिन उनमें से कुछ ब्रह्मवादिनी के रूप में जाना जाता। जो शादी नहीं करती थी, जीवन भर जो है शिक्षा प्राप्त करती थी, उनको क्या कहा जाता था, ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। उसके बाद अब हमारे जो इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले प्रमुख जो हमारे विश्वविद्यालय रहे हैं प्राचीन शिक्षा के बाद, उन पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा विश्वविद्यालय रहा था वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब इसका स्थान क्या था, स्थान और काल क्या रहा है, तो स्थान इसका रावलपिंडी के पास पाकिस्तान, लगभग 600 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच में रहा है ये। तो इसके स्थान और काल पूछ लिया जाए तो आज के समय में ये रावलपिंडी के पास पाकिस्तान में है। लेकिन उस समय जो है भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो वो भारत में ही ये विश्वविद्यालय था। लेकिन आज के समय में ये रावलपिंडी के पाकिस्तान में स्थित है, जो 600 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य में रहा। अब इनकी विशेषताएं क्या थी इस विश्वविद्यालय की, वो हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न आए हैं। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय चिकित्सा। सबसे पहले तो दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है, तो ये हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। इसमें कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती थी, तो चिकित्सा, विज्ञान, कला के लिए प्रसिद्ध था। इनका पाठ्यक्रम विविध था और इसमें तकनीकी विज्ञान शामिल था। और इसके जो हमारे इसके बौद्ध विहारों से संबंध थे। इसमें कोई औपचारिक परीक्षा प्रणाली नहीं थी, तो कोई भी औपचारिक शिक्षा प्रणाली नहीं थी। और इसका संबंध किससे था, बौद्ध विहारों से
संबंधित था। अब यहाँ जो है चाणक्य इत्यादि जो हमारे विद्वान रहे हैं, जो चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र के राइटर थे, तो चाणक्य कौटिल्य ने यहीं पर अर्थशास्त्र लिखा था। तो इनकी अब रचना कौन सी है, चाणक्य की रचना कौन सी है, अर्थशास्त्र, ये भी प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार। तो चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक थे, इन्होंने तक्षशिला में ही इसको लिखा था। महान व्याकरणविद जो पाणिनि है, जिन्होंने व्याकरण की रचना की है, अष्टाध्यायी की रचना की है, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। तो इन्होंने जो है एक प्रसिद्ध अष्टाध्यायी जो कार थे हमारे पाणिनि, इन्होंने भी तक्षशिला से ही अध्ययन किया है। उसके बाद एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुए हमारे जीवक, ये भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही जुड़े थे। माना जाता है कि पाणिनि और चाणक्य दोनों ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों ने, चाणक्य ने भी और हमारे जो पाणिनि थे उन्होंने उन्होंने भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद अगले हैं हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित। यूनेस्को जो होती है हमारी, जो 1980 में इन्होंने जो था इसको विश्व धरोहर, जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय है, इसको विश्व धरोहर में यूनेस्को ने शामिल किया। UNESCO विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था 1980 में, ये भी याद रखना है। उसके बाद अगला जो हमारा विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय है। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है, ये आज के समय में भी बिहार भारत में ही है। ये 5वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में रहा है, और ये जो है भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है। यहाँ महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इतना जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद जो नालंदा विश्वविद्यालय, ये महायान बौद्ध के भी महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था। ये जो है हमारा पहली बार जो है यहाँ पहला आवासीय अर्थात हॉस्टल इत्यादि की सुविधा है इसमें थी, बच्चे यहाँ रहकर पढ़ सकते थे। अब इसके पाठ्यक्रम में क्या क्या रहेगा, तो इसके पाठ्यक्रम में तकनीकी विज्ञान शामिल नहीं थे। ये दर्शन और बौद्ध अध्ययन पर अधिक केंद्रित थे। तो ये जो था हमारा दर्शन और बौद्ध अध्ययन पर ही अधिक केंद्रित था। ये जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था वो, इसका संबंध भी बौद्ध विहारों से ही था। अब यहाँ के जो हमारे गुप्त वंश के इसके अब नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ये गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त प्रथम ने स्थापित किया था। उसके बाद चीनी विद्वान जो, अब यहाँ से शिक्षा किसने ली है, तो हमारे एक चीनी प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं जो हमारे हिवेन सांग जो थे, यहाँ से अध्ययन करके गए हैं। चीन से भी अध्ययन करने के लिए आते थे। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, हिवेन सांग होगा। तो ये इस प्रकार से जो है पूछ सकता है प्रश्न कि कौन से चीनी विद्वान ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी, यहाँ पे अध्ययन और अध्यापन किया। और इसके विशाल जो पुस्तकालय है धर्मगंज को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। जो हमारे बख्तियार खिलजी ने जो है इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को नष्ट कर दिया था। और उसके बाद ये भी 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया। 2016 में इसको भी विश्व धरोहर में शामिल कर लिया यूनेस्को ने। उसके बाद अगला जो हमारा विश्वविद्यालय है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी वर्तमान में भारत में ही है। लगभग 18वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य में रहा है।
अब जो हमारा इसके बाद इसका मुख्य विषय क्या था, जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, इसमें तांत्रिक बोध, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि तांत्रिक बोध की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती थी। तो तांत्रिक बोध की शिक्षा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दी जाती थी, इसके लिए प्रसिद्ध था ये। और इसमें अपने स्नातकों की उपाधियाँ, जैसे पाल वंश के राजा धर्मपाल इसके संस्थापक थे, जो पाल वंश के राजा धर्मपाल थे इसके संस्थापक रहे हैं। तो उसके बाद जो हमारे इसको जो नष्ट कर दिया है, इसमें भी बख्तियार खिलजी की सेना ने ही इसको नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी जो थे उनकी सेना ने ही इसको नष्ट कर दिया, इस विश्वविद्यालय को। उसके बाद हमारे पास अगला है वल्लभी, जो हमारा विश्वविद्यालय था, ये वर्तमान में सौराष्ट्र गुजरात में है। 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक इसका काल रहा है। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, ये हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। हीनयान बौद्ध में भी हीनयान बौद्ध के दो संप्रदाय हुए, महायान और हीनयान, उसमें ये हीनयान बौद्ध का प्रमुख केंद्र रहा है। ये प्रशासन, अर्थशास्त्र, कानून जैसे धर्मनिरपेक्ष विषयों को भी पढ़ाता था। अर्थशास्त्र, कानून इत्यादि विषयों की पढ़ाई होती थी। ये भी बौद्ध के विहारों से ही विकसित हुआ था। तो यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी, जो चीनी विद्वान हुए हैं आई इत सिंह, इन्होंने यहाँ का दौरा किया था इस विश्वविद्यालय का। उसके बाद अगला विश्वविद्यालय हमारे पास ओदंतपुरी, ये भी बिहार और भारत में ही है। ये भी बौद्ध के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। ये वाला जो विश्वविद्यालय है, भारत में मैक्सिमम शिक्षा जो थी बौद्ध की ही दी जाती थी। और इसके जो संस्थापक रहे हैं हमारे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के, वो पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी इस विश्वविद्यालय की। और श्री धन्यकटक विश्वविद्यालय, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार हम पढ़ लेंगे। तो ये जो है अमरावती आंध्र प्रदेश में, ये भी महायान बौद्ध धर्म के लिए एक प्रमुख विहार और विश्वविद्यालय रहा है। और यहाँ के जो विद्वान रहे हैं प्रसिद्ध, नागा अर्जुन जो है एक दार्शनिक विद्वान, इस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। अब प्राचीन भारतीय विद्वान कौन कौन रहे हैं, उनके क्या योगदान रहे हैं। अब सबसे पहले जो हमारे पास विद्वान आए हैं, सबसे पहले कणाद। तो कणाद किस से संबंधित थे, दर्शन और भौतिकी से संबंधित थे, जो हमारे कणाद मुनि थे। अब कणाद मुनि का जो हमारा अगला मुख्य वाद रहा है, जो हमारा दर्शन रहा है, तो ये आपको याद रखना कि कणाद जो थे वो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे। तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो कणाद मुनि जो थे वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे। अब इनका प्रमुख सिद्धांत जो है परमाणु सिद्धांत, ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने परमाणुवाद पे जो है परमाणुवाद की स्थापना की थी। उन्होंने अब इसमें क्या पाया, उन्होंने पाया कि प्रकाश और ऊष्मा एक ही पदार्थ के अलग अलग रूप है। और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को वस्तुओं के गिरने का कारण बताया। तो गुरुत्वाकर्षण को, अगर वस्तु जैसे नीचे गिरती है तो वो उसका कारण जो है गुरुत्वाकर्षण है, ये कणाद मुनि ने बता दिया था। और उसके बाद जो अगले हमारे विद्वान रहे सुश्रुत जो रहे हैं, ये चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे। तो इन्होंने जो है शल्य चिकित्सा पे बहुत काम किया है, जो सर्जरी पे, उनका जनक कहा जाता है इनको। शल्य चिकित्सा का जनक कौन है, तो इसका जनक जो है सुश्रुत है। और इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, इनकी ग्रंथ मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। शल्य शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। और सुश्रुत का जो पुस्तक थी वो सुश्रुत संहिता थी। उसके बाद अगले हमारे विद्वान हुए आर्यभट्ट।
ये गणित और खगोल विज्ञान गुप्त काल के एक प्रमुख खगोलीय शास्त्रीय गणितज्ञ थे। तो ये जो थे गुप्त काल में आए थे, ये गणित और खगोल के विद्वान थे और ये नागार्जुन दर्शन और रसायन। अब इसके बाद जो अगला है नागार्जुन। तो नागार्जुन किसके थे? दर्शन रसायन विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान थे। उसके बाद अगले आए हमारे पास भास्कर द्वितीय। तो भास्कर द्वितीय जो है गणित महायान बौद्ध दार्शनिक जो माध्यमिक मत से जुड़े थे। एक इनका माध्यमिक मत था, थोड़े माध्यमिक मत था, तो उससे जुड़े हुए जो थे ये बौद्ध के माध्यमिक मत से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से रहेगा। उसके बाद इनके जो लेखक हैं, इनकी प्रसिद्ध लीलावती के लेखक, जो भारतीय गणित का एक मूल भूत ग्रंथ है। तो इसकी जो हमारे इनके जो लेखक है, तो लीलावती किसकी रचना है? तो ये जो है हमारे भास्कर द्वितीय की रचना है लीलावती इनकी। और इनके जो किन किन में विशेषताएं थी, तो अंक गणित, ज्यामिति और बीज गणित इत्यादि विषय शामिल हैं। उसके बाद अगले जो हमारे विद्वान है भर्तृहरि, जो कि व्याकरण के थे विद्वान, व्याकरण परंपरा के विद्वान रहे हैं। और उनका काम जो वाक्यपदीयम इनका प्रमुख ग्रंथ है व्याकरण का। वाक्यपदीयम भर्तृहरि का प्रमुख ग्रंथ है व्याकरण का, ये आपको विशेष कर याद रखना है। अब भारत की उच्च शिक्षा पे बात करेंगे और उनके अनुसंधान पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारे स्वतंत्रता पूर्व युग और नीतियाँ। स्वतंत्रता से पहले क्या क्या रहे हमारे जो नीतियाँ रही हैं, आयोग रहे हैं। तो सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले आई है हमारे पास 1813 ईस्वी में 1813 का चार्टर एक्ट सबसे पहले स्वतंत्रता के सबसे पहले जो हमारा आया एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट आया है। इसमें क्या था? भारतीयों के बीच शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख आवंटित किए गए कि भारतीय लोग जो है वो शिक्षा पर बल दे और विज्ञान को बढ़ावा दे। इसके लिए उनको प्रतिवर्ष का 1 लाख रुपए आवंटित किया जाएगा। ये शिक्षा के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला आधिकारिक कदम था। तो पहली बार जब अंग्रेजों ने कोई शिक्षा के लिए आधिकारिक कदम उठाया तो वो 1813 का चार्टर एक्ट ही था, ये याद रखना है आपको। उसके बाद जो अगली हमारी आई है मैकॉले का घोषणा पत्र जो आया था, ये आया था 1835 में। 1834 में मैकॉले भारत आया। उन्होंने जो है भारत के सभी पूरे भारत में भ्रमण किया, गुरुकुल शिक्षा जो परंपरा चली हुई थी उसका पूरी तरह अध्ययन किया। तो उसी गुरुकुल की परंपरा को तोड़ने के लिए उन्होंने ये अंग्रेजी शिक्षा सबसे पहले जो है मैकॉले द्वारा घोषणा पत्र बनाया गया, जो इन्होंने इनमें अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया। तो सबसे पहले जो 1835 में मैकॉले का घोषणा पत्र आया, उस टाइम जो थे विलियम बेंटिंग, ये याद रखना है आपको। उस समय किसका कार्यकाल था? तो विलियम बेंटिंग का कार्यकाल के दौरान जो था इस घोषणा पत्र को लाया गया था। तो अगले थॉमस बैम्बिंगटन द्वारा लिखा गया। तो इनका नाम मैकॉले याद रखना था। मैकॉले के अनुसार ये लिखा गया। मैकॉले बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। तो उसके बाद इसमें क्या था? उसने आंग्लवादी प्राच्यवादी बहस को निर्णायक रूप से अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में सुलझाया। उन्होंने कहा कि आज से इस घोषणा पत्र के हम ये आंग्ल भाषा को ही भारत में पढ़ाएंगे। जो आंग्लीय शिक्षा है हमारी गुरुकुल परंपरा को हम बंद करेंगे। तो ये जो आया है सबसे पहले जो है इसी मैकॉले के द्वारा दिया गया है। तो इसमें जो है अधोगामी निष्पंदन
सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया। ये भी याद रखना कौन सा था, अधोगामी निष्पंदन सिद्धांत था को बढ़ावा दिया गया। उपयोगी शिक्षा में उपयोगवादी विचारों इत्यादि के लिए प्रेरित किया। मुख्यतः आपको बस इसमें ये याद रखना है कि मैकॉले का घोषणा पत्र जो 1835 में आया था, और उस समय के जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंग जो थे उस समय का उनका कार्यकाल था। उसके बाद जो है हमारे पास अगला जो है 1854 में वुड का घोषणा पत्र रहा है। 1854 में आया ये वुड का घोषणा पत्र। तो इसमें जो है जो हमारी भारतीय शिक्षा का, इसे क्या कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक एक व्यवस्थित पदानुक्रम की सिफारिश की कि प्राथमिक विश्वविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालयों तक एक व्यवस्थित पदानुक्रम हो, ऐसी इन्होंने सिफारिश की। इसके कारण जो है 1857 में, अब 1857 में इसी का एक परिणाम रहा कि 1857 में हमने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। और ये किस पे आधारित थे, तो ये लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1857 में हमने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, अंग्रेजों ने इन विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी। तो अब ये किस पर आधारित थे, तो लंदन में जितने भी हमारे विश्वविद्यालय थे उनका मॉडल लेके भारत में ऐसे 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी। उसके बाद अगला इन्होंने हंटर आयोग निकाला आया, जो कि 1882 और 83, 1882 एंड 83 में जो है ये आया हंटर आयोग जो है हमारा। तो ये मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यही मद्रास में भी लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर ही विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो वुड डिस्पैच जो आया इसी की वुड के घोषणा पत्र जो था हमारा। उसके बाद शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त किया गया। इनसे सिफारिश की गई कि सरकार को उच्च शिक्षा प्रबंधन और भारतीयों पर छोड़ देना चाहिए। सरकारी कॉलेज केवल स्थापित करने चाहिए। जो सरकारी कॉलेज है वही स्थापना की जाए। ये मांग जो थी वो गैर सरकारी कॉलेजों को उदारतापूर्वक अनुदान करना चाहिए। ये इस प्रकार से जो था अगला हमारा। अब जो हमारा अगला आयोग दिया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था 1904 में ये आया था। ये जो था लॉर्ड कर्जन जो है हमारे, इसके अधीन रेलवे आयोग 1902 की सिफारिश के आधार पर ये जो आया है। लॉर्ड कर्जन जो थे हमारे, उनके जो रेलवे आयोग 1902 में जो है सिफारिश की गई थी, तभी जो है 1904 में ये आयोग आया है। तो 1902 में सबसे पहले जो रेलवे आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। इसके आधार पर अधिनियम विश्वविद्यालय संबद्धता और सीनेट संरचना और विनियमित करके सरकार नियंत्रण बढ़ा दिया। इस प्रकार से अगला है हमारे पास सैंडलर आयोग। ये 1857 से 1917 से लेकर 1919 तक रहा। उसके बाद हमारे पास अगली है हार्टोग समिति। तो ये जो है 1929 में आई है, इतना याद रखना। सन क्या था इसका, जो कार्य था विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा में गुणवत्ता और मानकों के मुद्दों पर प्रकाश डाला और विस्तार के बजाय सीमांकन की सिफारिश की गई। विस्तार नहीं, इसका सीमांकन हो, थोड़ा विस्तार की जगह अच्छी गुणवत्ता शिक्षा दी जाए। उसके बाद जो है सर्जेंट रिपोर्ट आई जो 1964 में आई है। ये एक युद्धोत्तर शैक्षिक विकास योजना है। इसने
एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति यूजीसी के गठन पर 3 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम की सिफारिश की। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हमारी यूजीसी का गठन किया जाए, ये जो सिफारिश थी ये किसने की? तो सर्जेट रिपोर्ट ने, और 3 वर्ष का डिग्री कोर्स हो, ये भी सर्जेट रिपोर्ट ने ही कहा है। अब हमारे पास जो है औपनिवेशिक युग में कॉलेज की स्थापना जो हुई है, तो हम कुछ कॉलेज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज कोलकाता 1857 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की है। और उसके बाद अगला है हमारे पास पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग, इसकी स्थापना जो है एम एलिफिस्टन द्वारा की गई है। और उसके बाद जो हमारा अगला विश्वविद्यालय है स्कॉटिश मिशनरी कॉलेज कोलकाता, इसके जो संस्थापक रहे हैं अलेक्जेंडर इफ, इनके संस्थापक रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला है विश्व कॉलेज शिवपुर, इसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड द्वारा स्थापना की गई है। अब कुछ विश्वविद्यालय हैं उनको कालक्रम से कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम इनको करेंगे। 1857 में सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 3 विश्वविद्यालय भारत के सबसे पहले स्थापित हुए। उसके बाद 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय जो कि लाहौर में है उसकी स्थापना की गई। और उसके बाद 1887 इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1887 में। उसके बाद 1916 में एक और विश्वविद्यालय आया SNDT जो कि महिला विश्वविद्यालय था। और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और 1917 में ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की कक्षाएं का आरंभ किया गया, कॉलेज की स्थापना भी की गई। और 1918 में जो है हमारे पास आई उस्मानिया विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई। और 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और 1923 में जो है नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये जो था हमारा कुछ विश्वविद्यालय का कालक्रम था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब